एक ऐसा शहर जो इतिहास से भी पुराना है, जहाँ के गलियों में छिपी है कहानियाँ जो अभी तक अनकही है। घाटों पर बसा है इस शहर की जान, और अगर आ ही गए हो तो जरूर खाओ यहाँ का पान। एक ऐसा शहर जहाँ से खुलता है मोक्ष का द्वार, तो समझ लेना आप बनारस आ गए हो मेरे यार। हाय, मेरा नाम है कंचन मैं हूँ एटी एंड वेलकम टू Nomadic सोलमेट्स। मजा नहीं है, राइट? तो स्वागत है आपका बनारस में। बनारस, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, ये दो नदियाँ वरुणा और अस्सी के संगम से बना है। कहा जाता है कि वाराणसी शब्द वरुणा नदी और अस्सी घाट के बीच के क्षेत्र को दर्शाता है। भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक, यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहाँ भगवान शिव की कृपा मानी जाती है। तो चलिए महसूस करते हैं इस शहर को थोड़े और करीब से। बनारस स्टेशन पर उतरकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शहर की हवा में धूप और गीली मिट्टी की खुशबू थी और लग रहा था जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया है। स्टेशन के बाहर हमने ऑटो लिया और अस्सी घाट की तरफ निकल पड़े। देखने में तो ये मामूली राइड थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे हम एक पोर्टल में बैठे हो। एक ऐसा पोर्टल जो हमें वक्त के पन्नों में पीछे ले जा रहा हो। देखते ही देखते हम अस्सी घाट के चौक पर पहुंच गए और अपने गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े। गेस्ट हाउस में अपने बैग्स रख के हम सीधा अस्सी घाट की तरफ निकल गए। अस्सी घाट का नाम तो पहले से सुना था, पर ये घाट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और ये बनारस की कहानी में कहाँ फिट होता है, ये समझने का वक्त था। अस्सी घाट का नाम यहाँ की एक छोटी नदी अस्सी नदी के नाम पर पड़ा है, जो इसी जगह गंगा से मिलती है। पर इस नाम के पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो इस घाट को और भी पवित्र बनाती है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ देवी दुर्गा ने महिषासुर वध के बाद अपने तलवार से 2 असुरों का वध किया था। तलवार के प्रभाव से यहाँ एक नदी का जन्म हुआ जो अस्सी कहलाई। इस नदी के संगम के कारण इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा। बनारस में अब शाम हो चुकी थी और बारी थी यहाँ के भव्य गंगा आरती को देखने का। पुजारियों का शंख बजाकर माँ गंगा को याद करना, या फिर भक्तों का हाथ जोड़कर आंख बंद करके इस शुद्ध और पवित्र पल का आनंद लेना, ये एक अलग ही दिव्यता का एहसास कराता है। हर दीप का उजाला जैसे अंधेरों को हरा रहा हो, हर मंत्र जैसे मन के शोर को शांत कर रहा हो। लोग कहते हैं कि बनारस में जो आता है वो यहाँ का एक हिस्सा बन जाता है। शायद इसीलिए अस्सी घाट की आरती सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक याद है जो जीवन भर साथ चलती है। आरती का जलना और पुजारियों का उसे अपने हाथों पर संभालना असल में एक संगीत ही तो है। बनारस के घाट दिन में जितने भरे हुए होते हैं, रात में उतना ही शांत मिलते हैं। एक अजीब सा सुकून, जैसे शहर ने दिन भर का शोर अपने अंदर समेट लिया हो और अब सिर्फ लहरों की आवाज बाकी है। वैसे तो बनारस में कुल 84 घाट हैं और हर एक घाट अपने अंदर एक कहानी छिपाए बैठा है। तो हम चल दिए कुछ घाटों की ओर उन कहानियों का हिस्सा बनने। कुछ घाटों पर सिर्फ खाली नाव दिख रही थी जो दिन भर के सफर के बाद आराम कर रही थी। तो कहीं 2 दोस्त अपने हाथों में चाय के कूलर लिए जिंदगी की बातें कर रहे थे। कहीं किसी कोने में कोई अपना गिटार उठाए सुरों में खो चुका था। और किसी घाट पे हिंदी गानों पर लोकल कीर्तन का एक अनोखा फ्यूजन भी दिख रहा था।
पर जैसे जैसे रात बीत गई, घाटों की चहल पहल भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सब कुछ शांत हो गया, सिवाय 2 घाटों के। ये बनारस का वो घाट है जो कभी नहीं सोता। यहाँ दिन हो या रात, आग कभी नहीं बुझती। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ अपनी राज्य समृद्धि छोड़कर शव दाहन करने का काम शुरू किया था, सच और तपस्या के परीक्षा देने के लिए। और तब से लेकर आज तक हरिश्चंद्र घाट पर शव दाहन रुकती नहीं। ये एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें ना कोई डर है ना कोई मोह। यहाँ आकर समझ आता है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है। सुबह लगभग 10 बजे हम तैयार होकर निकल पड़े गंगा में नौका विहार के लिए। 80 घाट पर हमने एक बड़ी नाव ली जो लगभग 20 या 30 लोगों के साथ शेयर की जा रही थी। इस नाव के चार्जेस सिर्फ 100 रुपए थे पर पर्सन, जो कि एक काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। नाव गंगा की लहरों के साथ अपने ही लय में बहती जा रही थी। सब ठीक था, सुकून के रंग चारों तरफ थे, पर नजारे बदली जब मणिकर्णिका सामने आई। शायद ये सब कुछ लोगों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। मणिकर्णिका पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले सारे घाटों को नाव से घूम कर आते हैं। इस नौका विहार का आखिरी पड़ाव होता है नमो घाट, जिसके बाद नाव हमें वापस लेके आती है। वैसे तो बनारस वेल कनेक्टेड है, ट्रेन और फ्लाइट से आप यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप यहाँ आते नहीं, आप यहाँ बुलाए जाते हो। हम नमो घाट से वापस मंदिर घाट की ओर आ रहे थे कि हमें गंगा में एक शव दिखा। ये देखकर हम सोचने पर मजबूर हो गए, क्या ये बनारस के लिए इतना नॉर्मल है? खैर, हम देखते देखते पहुंच गए मंदिर घाट पर, जहां से हम काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने वाले थे गंगा द्वार से। वैसे तो इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के 2 मुख्य द्वार हैं, एक है गंगा द्वार और एक है गेट नंबर 4। हमने गंगा द्वार से प्रवेश करने का फैसला लिया। जैसे ही हम वहां नाव से उतरे, ऐसा लग रहा था जैसे महादेव खुद हमें बुला रहे हो। उनके दर्शन करने से पहले हमने यहाँ का एक और अमृत टेस्ट किया, मलैयो। ये ठंड के मौसम में बनारस में लगभग हर जगह मात्र 50 रुपए में मिल जाती है। मलैयो खाकर हम लग गए नॉर्मल लाइन में काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। हर जगह मानो एक ही चीज थी, भक्ति। लाइन में खड़े खड़े हमने सोचा अगर इसी नॉर्मल लाइन में लगे रहे तो घंटों लग जाएंगे। इसी वजह से हमने सुगम दर्शन लेने का फैसला किया। सिर्फ 250 रुपए पर पर्सन देकर एक अलग टिकट काटा जाता है गेट नंबर 4 के लिए, जिससे हमने महादेव के दर्शन सिर्फ 20 मिनट में ही मिल गए। लेकिन मन ही मन एक सवाल जरूर आया, क्या भगवान के दर्शन के लिए पैसे देना सही है? क्या नॉर्मल लाइन में लगने से महादेव के आशीर्वाद पर अलग ही प्रभाव होता होगा? ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वक्त की कमी थी। अगर हम उस वक्त लाइन में लगे रहते तो शायद बनारस की वो कहानियां देखना छूट जाता जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। खैर, आपके पास अगर वक्त है तो आप पूरी श्रद्धा के साथ नॉर्मल लाइन में लगकर भी महादेव के दर्शन ले सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से हम यहाँ की भव्य तस्वीर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर में लॉकर्स और बैग्स रखने की प्रॉपर व्यवस्था मिल जाएगी। या अगर आप गेट नंबर 4 के रास्ते दर्शन के लिए आ रहे हैं तो जिस दुकान से भगवान के लिए प्रसाद और फूल खरीदते हैं, वहीं पे आपके बैग्स और मोबाइल फ्री में रखने की भी सुविधा मिलती है। गंगा द्वार से गेट नंबर 4 की तरफ जाते वक्त हमें एक अजीब सी ध्वनि सुनकर रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हमें अपनी ओर बुला रही हो। अंदर जाने पर एक आदमी दिखाई दिया जो बीन बजा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर एक कुआं जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। पास जाकर पता चला कि ये भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो काशी करवट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहां मौजूद पंडितों से ये भी सुना कि पुरानी काशी इसी शिवलिंग के स्तर पर बनी हुई थी
और ये मंदिर अब ज़मीन के लेवल से 2 मंजिल नीचे जा चुकी है। यहाँ आकर एक अलग ही एनर्जी और शांति की फीलिंग आती है। महादेव के दर्शन करके हमने मंदिर के पास ही बसा एक दुकान से कचौरी चाट ट्राई किया। जिसके बाद हमने मंदिर घाट के पास एक लाइट एंड साउंड शो देखा जो गंगा के इतिहास और बनारस की कहानियों को दिखाता है। ये शो देखकर हम निकल पड़े काल भैरव के दर्शन के लिए। काल भैरव का मंदिर बनारस में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि काल भैरव बनारस के कोतवाल हैं और उनकी कृपा के बगैर यहाँ कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। मंदिर में जाकर एक अलग ही एनर्जी फील होती है, जैसे आपको किसी ने हर परेशानी से मुक्त कर दिया हो। काल भैरव के दर्शन के बाद अब वक्त था एक अच्छी डिनर का, और उसके लिए हम चल पड़े बाटी चोखा रेस्टोरेंट। ये एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है जिसमें पूरा देसी गांव का माहौल मिलता है। मिट्टी के चूल्हे, चारपाई और एक ऐसा एम्बियंस जो एक पल के लिए आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप गांव में हो। बाटी चोखा, दाल और मक्खन का स्वाद लेकर हमने बनारसी खाने का असली मजा लिया। रेटिंग वाइज लिया जाए तो 9 आउट ऑफ 10। पेट भर गया, लेकिन बनारस का यात्रा अभी भी जारी है। सुबह 6 बजे हम निकल पड़े अस्सी घाट की तरफ। यही बनारस का सबसे खूबसूरत सुबह था। सुबह बनारस। गंगा के तट पर आरती के शंख बज रहे थे, मंत्र गुनगुनाए जा रहे थे और सूरज धीरे धीरे अपना रोशनी बिखेर रहा था। आरती के बाद हम घाट पर चल दिए एक बोट ढूंढने। इस बार शेयर्ड नहीं, एक प्राइवेट बोट राइड का मजा लेने का प्लान था। बोट की प्राइस 300 से 1200 तक वैरी कर सकती है, जो आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। हमने 400 रुपए में एक 45 मिनट्स की राइड ली। जैसे ही हम बोट पे बैठे, हमें 2 बच्चे मिले। एक सिर्फ 11 साल का और एक 16 साल का, जो उस नाव को चलाने वाले थे। नाव धीरे धीरे गंगा के लय में बहती जा रही थी और हमने सीगल्स के लिए 50 रुपए का मिक्सचर भी लिया और उन्हें खिलाना शुरू किया। आओ आओ, ये एक लोकल आवाज है जो सीगल्स को बुलाने के लिए यूज होती है और वो इस पर सच में उड़कर आ जाती है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल वीडियोस में तो आपने जरूर देखा होगा। हमने भी कुछ फोटोज और वीडियोस क्लिक किए और बनारस के इस आइकॉनिक सनराइज का आनंद लिया। लेकिन इस सफर में एक कहानी भी मिली। वो 11 साल का लड़का सिर्फ एक सपना पूरा करने के लिए नौका चला रहा था, एक स्मार्टफोन लेने का सपना। क्या ये चाइल्ड लेबर है? शायद कानूनी तौर पर हाँ, लेकिन ये बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था और यही सिखाता है कि सपने देखो, उनके लिए काम करो और एक दिन सच बनाओ। बोट राइड के बाद हमने दशाश्वमेध घाट की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में फिर हरिश्चंद्र घाट आया, लेकिन इस बार हमें कुछ लोग लकड़ी काटते हुए दिखे। पास जाके पता चला कि यहाँ पे लकड़ियाँ किलो के भाव से बिकती है अंतिम संस्कार के लिए। ये एक ऐसा सच था जो बनारस में ही दिख सकता है। चलते चलते हम कुछ खूबसूरत ग्राफिती और लोकल आर्टिस्ट से मिले। कहीं पिंडदान हो रहा था और कहीं लोग अपनी कला बेच रहे थे। बनारस की घाटें एक कहानी की तरह सामने आ रही थी। अब वक्त था कुछ अच्छा खाने का। हम गोधोलिया चौक पहुंचे और यहाँ का एक लोकल स्टॉल पर बनारसी कचौड़ी ट्राई की। क्रंची, मसालेदार और बिल्कुल फ्रेश। रेटिंग दी जाए तो 8 आउट ऑफ 10। फिर एक लस्सी भी ली जो थोड़ी मीठी और थोड़ी हेवी थी। लस्सी को मिलता है 6 आउट ऑफ 10। अगर आप बनारस में हैं तो यहाँ का नाश्ता ज़रूर ट्राई करें
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खैर, आगे बढ़ते हुए हमने 80 घाट से लगभग 200 मीटर दूर एक और पुरानी जगह को एक्सप्लोर किया, जिसे लोलार कुंड के नाम से जाना जाता है। ये एक पुरानी कुंड है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। इसीलिए हर साल भक्तों का यहाँ पर आना होता है। लेकिन ये सिर्फ एक कुंड नहीं, एक इतिहास है जो बनारस की मिट्टी में बस चुका है। थोड़ी देर में होटल में आराम करने के बाद शाम में लगभग 3 बजे हम चले वाटिका पिज़्ज़ेरिया। ये सिर्फ एक पिज़्ज़ा प्लेस नहीं, यहाँ का पिज़्ज़ा और एप्पल पाई इंडिया में सबसे फेमस है। पिज़्ज़ा को हम रेट करते हैं 8 आउट ऑफ 10 एंड एप्पल पाई वॉज 10 आउट ऑफ 10। अगर आप बनारस आए और ये नहीं ट्राई किया तो समझो ट्रिप अधूरी रह गई। शाम को कोहरा छा गया था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। फिर भी लोग बड़ी संख्या में आरती देखने आए थे। देखते ही देखते मानो पूरा वातावरण किसी दिव्य कथा का हिस्सा बन गया था और हमने भी सोचा कि गंगा आरती को एक और बार देख लिया जाए। ऐसी शक्ति, ऐसा शोर और ऐसी शांति एक साथ सिर्फ बनारस में ही मिल सकती है। ये शहर सच में एक अलग ही एहसास है और सफर अभी भी बाकी है। जिंदगी का एक ऐसा सच जो समझ से परे है। इस घाट पर ना तो मोह है और ना ही माया है, तो बस एक उत्सव वो भी किसी के गुजर जाने का। एक प्राचीन कथा है। माँ पार्वती ने यहाँ अपने कान की मणि खो दी थी और भगवान शिव ने उसे ढूंढने के लिए ये घाट बसाया। तब से लेकर आज तक ये घाट सिर्फ एक स्थल नहीं, एक अंतिम यात्रा का द्वार है। यहाँ आकर समझ आता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। और शायद इसी वजह से यहाँ आने वाले रो नहीं रहे होते, बल्कि एक समर्पण की भावना में खो जाते हैं। इस घाट पर एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। एक मंदिर जो लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है। कहा जाता है ये बनारस का पिसा टावर है, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही रोचक है जितना इसका आकार। कहते हैं एक दासी ने अपनी माँ के सम्मान में ये मंदिर बनाया और घमंड में कह दिया, मैंने माँ का ऋण चुका दिया। शिव को ये घमंड पसंद नहीं आया और तभी से ये मंदिर झुक गया। एक ऐसी जगह जिसमें आस्था भी है और एक सीख भी कि माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। ये सब सोच ही रहे थे कि एक और दृश्य ने हमें अचंभित कर दिया। एक के बाद एक शव यहाँ लाए जा रहे थे, आग लगी जा रही थी। साथ ही साथ हमें पता चलता है जिस दिन यहाँ की आग बुझेगी उस दिन पूरी धरती तबाह हो जाएगी। मणिकर्णिका की आग कभी नहीं बुझती और बनारस हर दिन ये गवाह बनता है कि मृत्यु भी एक आनंद हो सकता है। बनारस सिर्फ अंतिम यात्रा का शहर नहीं, ये पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। अगले पार्ट में हम आपको लेके चलेंगे सारनाथ पर। देखेंगे वहाँ पे बनारसी साड़ी कैसे बनती है और घूमेंगे कुछ बेहतरीन घाट और चखेंगे यहाँ का कुछ वर्ल्ड फेमस जायका। और हाँ, तब तक के लिए ट्रैवल लाइक अ नोमैड एंड बी नोमैटिक।